तो डेमोक्रेसी चैप्टर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये इस बारे में है कि संविधान क्या चीज होता है और किस सेंस में इसको डिजाइन किया जाता है, इसकी जरूरत क्या होती है। तो हम शुरू करेंगे, हम देखेंगे केस ऑफ साउथ अफ्रीका कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से पहले नेटिव राजा लोगों का राज था, इनके समाज थे, फिर यूरोपियन रूल आया। यूरोपियन रूल में जितने यूरोपियंस थे इन्होंने इनको कॉन्कर कर लिया और ये राज करने लगे। तो जो समाज है इनका वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है कि एक है एक्सप्लॉइटर्स जो कि शोषण कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, जो कि हैं व्हाइट्स, और दूसरे एक्सप्लॉइटेड जो बाकी सारे रेसेस के लोग हैं, खास तौर पे ब्लैक्स। और फिर किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड बन रहा है, फ्रीडम मूवमेंट्स हो रहे हैं और एक मॉडर्न नेशन बनता है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे जरूरत होती है संविधान की। तो हम ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका की कहानी की किस तरीके से साउथ अफ्रीका में संविधान बना, क्या इसकी जरूरत थी और किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। इसके बाद हम केस देखेंगे इंडिया का कि हिंदुस्तान में किस तरीके से संविधान की कल्पना करी गई और क्यों इसकी कैसे किस सेंस में जरूरत थी। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ड्राफ्ट संविधान का किस तरीके से बना था 1928 में, बेसिक तौर पे कि हर आदमी को कैसे हक अधिकार होंगे, वोटिंग कैसे होगी, ये सब चीजें। सेकेंड ड्राफ्ट बना था 1931 और यहाँ पे ये जो था 1931, यहाँ पे और ज्यादा लेफ्ट विंगर्स आ चुके थे कांग्रेस में, और खास तौर पे नेहरू और बोस का जो राइज हुआ था यहाँ, और ये हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ पटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 कराची सेशन। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने का अधिकार होगा, औरतों को बराबर अधिकार होगा, सबको बराबरी से देखा जाएगा और ऐसा वैसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उस जिस समाज में हम जीते हैं आज के टाइम में, मतलब एक्चुअल वो रियल वाला समाज नहीं कि जो परिकल्पना हम करते हैं कि हाँ सब बराबर है और ऐसा वैसा, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड ड्राफ्ट। बाद में जब आजादी का टाइम आने वाला था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और फिर यहाँ अम्बेडकर साहब और बाकी सब लोगों ने मिलके संविधान किस तरीके से बनाया। और इसी के बाद में फिर हम देखेंगे विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स कि हमारा देश जिन लोगों ने स्थापना करी उनका क्या विजन था कि हिंदुस्तान आगे कैसा हो, और हम इन सब अलग अलग शब्दों के मतलब देखेंगे कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है। तो शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका से, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो 1580s के टाइम तक इतना आइडिया ही नहीं था कि अफ्रीका कितना बड़ा है, क्या है, बस है अफ्रीका है। और खास तौर पे जो यूरोप के पास पास के इलाकों तक बेसिकली जानते थे और कोस्टल एरियाज में जाके आ जाते थे। बहुत ज्यादा अफ्रीका को अंदर तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था यूरोपियंस की नजर से। और यहाँ पे 1580s के टाइम पे आप देखेंगे कि स्पेन एंड पोर्चुगल, इन दोनों, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, जो पिंक में है ये है स्पेन, ग्रीन में जो है ये है पोर्चुगल। इन दोनों ने सबसे पहले ये चीज करना शुरू किया कि अलग अलग इलाकों में जाना शुरू किया। कोलंबस ने इन्हीं से मदद ली थी एंड फिर इन्होंने डिवाइड किया कि हम अपने अपना साम्राज्य बनाएंगे। 1745 का हमें मैप दिखाई दे रहा है। यहां तक आते आते और भी यूरोपियन पावर्स आ चुकी थी कि हमें दुनिया में साम्राज्य बनाने हैं, और ये सब चीजों ये ले जाते रहे, यूज करते रहे, ये सब चलता रहा सिलसिला। अब 1800s जैसे ही शुरू होता है तो यहां तक आते आते कह लीजिए कि अभी इन्होंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर सब जगह पहुंच चुके हैं। अफ्रीका में अभी घुसे हैं तो बस साइड साइड में कुछ कुछ इलाके सबने लिए हैं, कुछ फ्रांस ने, कुछ यूके ने, पोर्चुगल, स्पेन। और यहां तक आते आते डेवलपमेंट हो जाता है मशीन गन्स का, और थोड़े टाइम में इन सबको दिखाई देता है कि पूरा का पूरा अफ्रीका इतना बड़ा इलाका है और इसके अंदर इतने रिसोर्सेज हैं और ये सब हमारे कब्जे में आने वाला है। तो ये पूरा होता है सीन। ये यूरोपियंस हर जगह पहुंचते हैं, लड़ाई करते हैं अफ्रीकन्स के साथ, जो मारे जाते हैं वो तो मर गए, जो बचे हुए हैं उनको गुलाम बना लिया। और 1887 तक आते आते कह लीजिए जितने यूरोपियन पावर्स हैं सब ने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया था कि हमारा कितना है, तुम्हारा कितना है। जो ज्यादातर बड़ा हिस्सा है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने पास रखा, बाकी थोड़ा बहुत इलाका थोड़ा जर्मनी को दे दिया, थोड़ा बेल्जियम को दे दिया, थोड़ा पोर्चुगल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से बांट लिया इन्होंने। और फिर
ये एक्सटेंड बढ़ता ही रहा, अफ्रीका के अंदर अंदर तक ये घुसते चले गए और एक टाइम पे आया कि पूरे अफ्रीका को इन्होंने जीत लिया। अब जब अफ्रीका को जीत लिया तो यहाँ पे जितने खदानें थी, यहाँ पे खदानों से सामान निकालने लगे, सोने चांदी की खदानें मिली और भी कई सारी चीजें। और जितने भी ब्लैक्स थे, जितने अफ्रीकन्स थे, शहर जो बसने शुरू हुए, शहर इसी तरीके से बसने शुरू हुए जहां जहां खास रिसोर्सेस थे। और ब्लैक्स को इस तरीके से बसाया जाता था कि बिल्कुल अलग, सेग्रीगेटेड, और बहुत बेकार हालत में ब्लैक्स के हाल थे। और इनको भी मतलब कह लीजिए कि क्लासिफाई करते थे अलग अलग रेसेस में। व्हाइट्स एक तरफ, बाकी ब्लैक्स थे, एशियंस थे, क्योंकि अब यहाँ काम साउथ अफ्रीका में करने के लिए अलग अलग इलाकों से लोग लाए गए थे। तो एशियंस भी थे जिसमें इंडियंस भी आते हैं, और भी अलग अलग सब लोग थे। तो इन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया था कि कुछ इंडियंस हैं, कुछ कलर्ड हैं, कुछ ब्लैक्स हैं, और सब कुछ सेग्रीगेटेड सोसाइटीज में रखते थे। फिर बाद में इन्होंने ये भी एक काम किया कि जितने भी रूरल पॉपुलेशन है ब्लैक्स की, इन्होंने ये किया कि गांव देहातों के इलाकों से सारे ब्लैक्स को इकट्ठा करो, और ये जो कुछ कुछ खास डिजाइंड एरियाज हैं इसमें आप इनको बसाइए, और बाकी इनकी जितनी जमीनें हैं, इन सब जमीनों को इन्होंने बेच दिया व्हाइट्स को। सरकार ने ऐसा किया। वैसे बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत क्रिमिनल एक्ट है ये, कि आप गांव के लोगों को हटा दें और उनकी जमीन बेच दें। और इनको ठूस दिया जाता था, ये जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से इनको इन इलाकों में ठूस दिया गया। और बहुत गरीबी और सेग्रीगेशन तो था ही, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती थी, और इनको सेग्रीगेट वैसे ही कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देख रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे जैसे हमें सेग्रीगेशन देखने को मिलता है कि ये सब इलाके हैं जो सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए हैं, ब्लैक लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। कुछ इलाके ब्लैक्स के लिए रिजर्व्ड हो गए कि आपको सिर्फ इतने में रहना है, बाकी जगहों पे नहीं। और सारी मेन जगह सब व्हाइट्स की हैं, क्योंकि राज इन्हीं का है। तो जितने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी सब चीजें हैं, सब व्हाइट्स के लिए हैं, और ब्लैक लोगों को इसमें अंदर आने का अलाउड नहीं है। और साल दर साल ये ब्लैक्स को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरीके के कानून लाते रहे। तो जैसे ये इनके अपार्थाइड लॉज हैं, तो अपार्थाइड लॉज में आप जैसे देख पाएंगे कि इनको हर ब्लैक अफ्रीकन को अपने पास एक पासबुक रखनी है, अपने आईडीज कि कभी भी उससे पूछा जा सकता है कि तुम्हारी आईडी क्या है, उसको दिखाना पड़ेगा। कभी भी ये लोग अपना शहर छोड़ के यूं बाहर नहीं जा सकते हैं, और इसी के अलावा कभी भी ये स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। कोई भी अफ्रीकन अपने जो जिस टाउन में रह रहा है उससे बाहर की जॉब नहीं कर सकता है, उसी में उसको जॉब करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको कोई कांटेक्ट नहीं रखना है किसी अफ्रीकन, कलर्ड या इंडियन लोगों के साथ। कोई बर्थडे पार्टी मनानी है तो कोई अफ्रीकन किसी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्हें अनडिजायरेबल माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज थे। नो अफ्रीकन मे बाय लैंड और ओन प्रॉपर्टी, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जमीन रखने का अधिकार नहीं है। जो हिंदुस्तान में दलितों के साथ हुआ था एक टाइम पे, कि दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और जिनके पास जमीनें हैं वो जमीनें उनसे छीन ली गई, जिसके पास धन संपत्ति सब छीन लिया गया। मतलब एक समाज का एक वो चल गया कि इनसे बस खत्म कर दो इन्हें। तो मोर और लेस ये ब्लैक्स की स्थिति ये थी। ये साउथ अफ्रीका की कैबिनेट, व्हाइट लोगों की आबादी मुश्किल से 15-20% थी, लेकिन राज इन्हीं का है, सारे कैबिनेट में इन्हीं का राज है। सामने दिख रहा है साफ साफ कि फॉर यूरोपियंस ओनली। तो इस सब के चलते बहुत नाराजगी आ रही थी ब्लैक्स के अंदर, और लड़ाइयां तो इन्होंने करी थी, लड़ाइयों में हार गए थे, तभी अंग्रेजों का काबू हुआ। लेकिन ये स्ट्रगल जो है ये हमेशा इनका चलता रहा, कि अब थोड़ा पॉलिटिकल वे में स्ट्रगल इनका चल रहा है। और जब स्ट्रगल होता था इनका, कुछ प्रोटेस्ट होते थे, तो पुलिस वाले बेतरतीबी से मारते थे, और जब कभी जरूरत पड़ती थी तो ऐसे मशीन गन्स लेके गोलियां चला देते थे। 50-50, 100-100 लोग मर जाते थे, और इनकी मौत की, इनकी जान की कोई ऐसा कीमत थी नहीं कभी। तो 100-100 लोग मर जाते थे, और जब कुछ मर जाते थे
बच्चे हैं, बच्चों पे गोलियां चला देते थे, और कोई भी बात होती थी तो कहते थे आपकी गलती, आप क्यों आए, ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं, वो आप क्यों आए, आपको तो हम तितर बितर करने के लिए मारेंगे। तो पुलिस वालों पे या किसी भी सेंस में कोई कार्रवाई नहीं होती थी, इन्हीं को बुरा बताया जाता था। खैर, ये जैसे सब लॉज आए, इस सब के बैकग्राउंड में शुरुआत होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, कि ये 1910 में, और इससे पहले जो सबसे पहले आंदोलन साउथ अफ्रीका ने देखे वो गांधी के आंदोलन थे, और गांधी के आंदोलन बेसिकली इंडियन कम्युनिटी पे बेस्ड थे, क्योंकि सब कम्युनिटीज अलग अलग रह भी रही हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं, पहली तो ये बात। और दूसरी बात, गांधी के जितने भी मूवमेंट्स है वो ये सब कानून आते थे अलग अलग लोगों के लिए, तो गांधी का ये कहना था पहले हम इंडियन लोगों के लिए काम करेंगे और इन लोगों की आजादी की लड़ाई इनको खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अब लेकिन मूवमेंट चले, इस मूवमेंट्स के चलते बाकी सब लोग भी तो देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो इन लोगों ने भी करना शुरू किया ये। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसकी शुरुआत हुई। बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने नेल्सन मंडेला, ठीक है। और मंडेला साहब, इनके बारे में जैसे देखें तो एक बेसिक थोड़ा सा आउटलाइन आपको जैसे बताते हैं। तो 1910 अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई इन रिस्पॉन्स टू अपार्थाइड। इस सिस्टम को, ये जो सेग्रीगेटेड लिविंग का सिस्टम है, इसको अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, कि ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के एरियाज में एंटर नहीं कर सकते। और प्रपोर्शन क्या है, 80% जमीन 20% आबादी के पास है, और बची हुई 20% जमीन वो उसमें ब्लैक लोग भी हैं, कलर्ड भी हैं, एशियंस भी हैं, और भी जो इधर उधर से लोग हैं वो सब लोगों के पास है। तो ये सीन है। अब इसमें सेग्रीगेशन जब हो रहा है तो आपकी जिंदगी कैसे टर्न आउट करेगी ये डिपेंड करता है आपके स्किन कलर पे। आप किस स्कूल में जाएंगे, आपको कैसी जॉब मिलेगी, आप बिजनेस करेंगे कहाँ पे कर पाएंगे, किस एरिया में, क्योंकि हर जगह के, हर रेस के जगहें अलॉटेड थी और उस जगह से आप बाहर नहीं जा सकते। और इसके बाद जो इन्होंने ये जो काम किया कि ब्लैक रूरल पॉपुलेशन को इन्होंने छोटे छोटे कंटेनमेंट एरियाज में डाला, ये एक बहुत बड़ा, कह लीजिए बहुत ही बुरा इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा अप्रोर हुआ। 1940s तक आते आते मंडेला ने ज्वाइन किया। ये मंडेला का पुराना लाइफ बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ स्टूडेंट के तौर पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने यूथ विंग ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे थे, और धीमे धीमे ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ऊंचाइयों पे गए। और यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि ये इन्होंने एक मूवमेंट लीड किया कि ये जो आईडी कार्ड्स होते हैं, आईडी कार्ड्स को जलाएंगे। तो जो गांधी ने शुरुआत करी थी कि जैसे ये हुआ था कि सारे इंडियंस को अपना ये रखना, आई कार्ड बनाना है, तो ये मतलब आई कार्ड्स हमेशा रखने हैं। तो आईडीज बनाने का तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन आप कहो कि हमेशा रखो और कभी भी दिखाना पड़े, मतलब आप कोई अपराधी हैं क्या? तो गांधी ने जो किया था कि हम आईडीज जला रहे हैं अपनी, वही उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज हुई। 1960 में शार्पविल मैसेकर्स हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, और आज भी इनकी कब्रें इस तरीके से हैं कि जो प्रोटेस्ट मारे गए। इसके चलते जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है और भी जो ब्लैक लोग हैं, इन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी गवर्नमेंट ऑफिसेस की, अटैक करना शुरू कर दिया व्हाइट लोगों पे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको करना है तो एक्टिव, मतलब एक्टिव पैसिव कहना क्या, वॉयलेंट नॉन वॉयलेंट आप कहें, तो वॉयलेंट मेथड्स भी लोग करने लगे। और जब वॉयलेंट मेथड्स का यूज करने लगे तो सरकार और ज्यादा वॉयलेंट हो जाती है। तो टैंक लेके घुस जा रहे हैं ब्लैक हाउस होल्ड्स में, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, और इसके नतीजे में ये लोग भी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से लड़ाई पूरी छिड़ी हुई है। 1962 में मंडेला को होता है उम्र कैद, और इसके बाद उम्र कैद में इनको खूब हार्ड लेबर की जॉब, मतलब काम दिया गया। जेल में इनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे और आइसोलेशन की लाइफ, किसी से मिलने नहीं दिया गया 20 साल। और जब ये जेल में थे तो फ्री मंडेला कैंपेन्स चले साउथ अफ्रीका में और बाकी दुनिया के हिस्सों में भी। इसके बाद जैसे जैसे सरकार पे दबाव पड़ रहा था, फ्री नेल्सन मंडेला की सरकार ने सोचा था कि मतलब लोग भूल जाएंगे नेल्सन मंडेला को, लोगों ने इनको जिंदा रखा अपनी यादों में, और पूरे मूवमेंट का बेस बना दिया कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए एंड फ्री नेल्सन मंडेला। तो ये जेल में थे
20 साल, इनफैक्ट पूरा टाइम देखे तो 27 साल जेल में थे, लगातार 27 साल कुछ नहीं किया, मतलब उस मूवमेंट के लिए। लेकिन इनके नाम पे इतना कुछ होते रहा यहाँ पे कि हमारे लीडर को जेल में आपने डाल रखा है। और जब ये बाहर आए आजादी मिल चुकी थी, मतलब मोर और लेस जब मिलने वाली थी तभी जेल से बाहर इनको छोड़ा गया। खैर, इनकी महानता के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। सरकार ने इनको ऑफर दिया कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, इनको जेल में रहे हुए कब 10-12 साल हुए थे, सरकार ने ऑफर दिया कि हम तुम्हें रिहा कर देते हैं। सोचिए, इस बीच इनकी ये मदर की डेथ हुई, इनके फैमिली में और भी 1-2 डेथ हुई, ना इनको जाने दिया, किसी से मिलने दिया गया, ना ही किसी घर वालों को इनसे मिलने दिया गया। ये इतने बुरे हाल इनके कर रखे थे। इनको कहा गया कि हम छोड़ने तैयार हैं, बस इतनी सी बात है कि ये जो हमने ब्लैक हाउस होल्ड्स में ये जो लोगों को डाल दिया है, आप इसको सपोर्ट करो, यहाँ ये ठीक हुआ। इन्होंने मना कर दिया कि मुझे जेल में डाले रखो, मुझे नहीं आना बाहर। और ये सिंबल ऑफ फ्रीडम बन गए इस तरीके से। और 1970s का टाइम आता है, गवर्नमेंट रिप्रेशन और बढ़ जाता है क्योंकि ब्लैक्स और ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। फिर इसके बाद 70s के टाइम पे एक नई पार्टी बनती है जिसके प्रेसिडेंट थे पीडब्ल्यू बोथा। ठीक है, ये सब चीजें जो हमने देखी। फ्री नेल्सन मंडेला मूवमेंट। इसके बाद पीडब्ल्यू बोथा, इनके राज में ये हुआ कि इन्होंने थोड़ा सा चीजों को बेटर किया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कि ये जो सेग्रीगेशन का सिस्टम है इसके रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया। अब 1982 तक आते आते ये इतना बड़ा एक मुद्दा बन गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट करना शुरू किया। और इस चीज को जैसे आपको दिखाएं तो 1982 से बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गए पूरी दुनिया भर में कि साउथ अफ्रीका अगर इतना गलत काम कर रहा है तो हमें साउथ अफ्रीका से ना कुछ खरीदना है, ना इनको कुछ बेचना है। इस चीज को कहते हैं सैंक्शंस। तो कई देशों ने सैंक्शन लगाए साउथ अफ्रीका पे कि आप इतना अत्याचार अगर नहीं रोकोगे तो हम आपसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। इनके एथलीट्स को, खिलाड़ियों को कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, इनके यहाँ कोई नहीं जाता था। तो इस तरीके से, और ये सिर्फ सरकारों के लेवल पे नहीं, आम जनता ने, दुनिया की आम जनता ने इतना प्रेशर डाला है। और जब इतना प्रेशर इन पे पड़ा तो इसके चलते, मतलब वही एक चीज होती है, जब कोई ताकतवर है आप उसे ताकत से नहीं हरा सकते हो और आप कुछ कर नहीं सकते हो, दूर दराज के देशों में बैठ के आप साउथ अफ्रीका जाके वहां कुछ नहीं कर सकते, तो आप शर्मिंदा तो कर सकते हो उन्हें। तो लोगों ने इतना शर्मिंदा किया अपनी सरकारों को कि तुम उन्हें कुछ क्यों नहीं बोलते हो, और साउथ अफ्रीका को तो इतना शर्मिंदा कर ही रहे थे। तो नो आर्म्स फॉर साउथ अफ्रीका, कि कोई साउथ अफ्रीका की सरकार को हथियार नहीं देगा, कोई इनके साथ स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा। तो इस तरीके से उनके सारे आइटम्स, प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया, तो इसका काफी बुरा असर पड़ रहा था। तो इन सब के चलते ये जो पीडब्ल्यू बोथा थे, इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने सिस्टम्स को, कि जो प्रेशर बन रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो अब थोड़ा सा बेटर करने के लिए चीजों को, बोथा एक नया संविधान लाते हैं जिसमें एशियंस और कलर्ड लोगों को इन्होंने थोड़े ज्यादा अधिकार दिए, लेकिन ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं किया। तो इन्हें लगा कि मूवमेंट कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक ने कुछ भी इनका बात का समर्थन नहीं किया। पब्लिक की सारी पार्टीज ने मिलकर बनाई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। सारी पार्टियों ने मिलकर, चाहे एशियंस की पार्टी, कलर्ड लोगों की पार्टी, ब्लैक्स की पार्टी और अलग अलग विचारधाराओं ने, सब ने मिलकर ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया और स्ट्रगल चलता रहा, पॉलिटिकल भी, रेवोल्यूशनरी भी। तो 1985 मार्शल लॉ लगाया गया और बहुत रिप्रेशन किया गया। यहाँ इस साल बहुत ज्यादा अत्याचार हुए ब्लैक्स पे। लेकिन खैर, ये चीज समझ रहे थे, इनके अंदर क्या डर था, व्हाइट लोगों के अंदर। ब्लैक लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक देश बनाया जाए, चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर सबको वोट देने का अधिकार मिल जाए तो 80% तो ब्लैक है, सरकार भी इनकी बनेगी। तो जैसे इनकी सरकार बनेगी, ये तो हमें नोच खाएंगे, हमारी जमीनें ले लेंगे, हमारे बिजनेसेस लेंगे, हमें नोच खाएंगे लोग। तो वही वाली बात है कि आपने सांप पे पैर रख रखा है तो बस रखे रहो।
वही वाली बात, मतलब आप शेर पे बैठ गए हो तो अब बैठे रहो, उतरो नहीं, क्योंकि शेर पे उतरोगे तो फिर बचोगे नहीं। वो एक डर था इन सब के अंदर। तो चाहे कुछ भी करना पड़े इनको, चाहे जितना मारना पड़े करो, लेकिन ये पावर में आ गए तो ये हमें नोच खाएंगे। तो ये डर इनके अंदर बैठा हुआ था। तो 1985 तक आते आते बोथा ने अगेन मंडेला को फिर से एक ऑफर दिया। यहाँ पे इनको जेल में रहते 20 साल हो चुके थे, कि बोथा को ये ऑफर दिया कि हम आपको छोड़ने तैयार हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि जब जेल से बाहर आओगे तो आप लोगों को ये अपील करोगे कि वायलेंस ना करें। मंडेला ने फिर से इनकार कर दिया कि मुझे डाले रहो जेल में, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं अपनी शर्तों पे बाहर आऊंगा, कि जब आप वो शर्तें मानने तैयार होगे कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए और ये सब कुछ हो, तभी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मर जाने तो वैसे भी क्या ही रखा है। और ये जो मना कर देते थे नेल्सन मंडेला, ये सब छपता था दुनिया भर के अखबारों में कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। अब इसके बाद 1985 तक आते थे, दुनिया का इतना प्रेशर पड़ चुका था, और वैसे भी 1985 ये बहुत मॉडर्न टाइम्स है। 50s 60s वो टाइम था कि हाँ राज चल रहा है इंपीरियलिज्म का और आजादी की लड़ाइयां हो रही। 60s तक आते आते तो सब मॉडर्न स्टेट्स बनते जा रहे थे। अफ्रीका में कितने सारे देश थे जो 60s 70s में देश बन चुके थे। तो 80s तो काफी मॉडर्न टाइम था कि मतलब यहाँ दुनिया कहने लगी थी यार किस दुनिया में तुम अभी भी देश को रखा है तुमने अपने। तो खैर इनकी बोथा की पार्टी ने बोथा को हटाया, इनकी जगह एक दूसरे आदमी को लाया जाए जिनका नाम था डी क्लर्क। ये थोड़े से लिबरल ख्यालात के आदमी थे और ये समझते थे कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं और बदलाव आ रहा है, हम बदलाव को बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे, और अगर हम लड़ते रहे तो ये पक्का नोच खाएंगे, ये बात तो तय है। ठीक है, ठीक है। तो इन्हें डी क्लर्क का ये था कि अगर हम इनसे लड़ते रहे तो ये पक्का नोच खाएंगे, तो कम से कम इन्हें जो देना इनके साथ सेटलमेंट रिजॉल्व कर लो। तो डी क्लर्क ने 1990 में पूरे जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इन्होंने सबको रिहा कर दिया, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जब बाहर आते हैं देश से, मतलब जेल से, तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के जो हाल थे कि व्हाइट्स, ब्लैक्स, कलर्ड, एशियंस, और इसमें भी सब लोग अलग अलग विचारधाराओं के हैं, कि कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ और रेडिकल हैं, कुछ रेवोल्यूशनरीज हैं, कुछ एनार्किस्ट हैं। तो सबको ये साथ लाना एक साथ एक टेबल पे और ये कहना कि नहीं हमें साथ में काम करना, बहुत बड़ा रोल था इनका। मंडेला नहीं होते तो कोई नहीं कर पाता, इतना खून खराबा होता कि बहुत ही बुरे हाल होते साउथ अफ्रीका के, इतना खून खराबा हो जाता। लेकिन खैर मंडेला की वजह से नेशन में स्टेबिलिटी रहा, खून खराबा ज्यादा हुआ नहीं। 1993 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले फ्री इलेक्शंस करवाएंगे साउथ अफ्रीका में, और इस सब के चलते नोबेल प्राइज दिया गया मंडेला और क्लर्क। अब चुनाव होते हैं 1994, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है, मंडेला बनते हैं प्रेसिडेंट और अपना वाइस प्रेसिडेंट ये बनाते हैं डी क्लर्क को। और ये दिखाने का एक तरीका था कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ हमें एक्चुअली सॉल्यूशंस पे काम करना है। तो इस तरीके से अब संविधान बनना है। अब संविधान बनना है तो व्हाइट लोगों का डर है कि हमें नोच खाएंगे, हमारा सब कुछ छीन लेंगे। तो और व्हाइट लोग 20% आबादी है, हम इनको भी पूरी तरीके से उखाड़ नहीं सकते। जो 80% ब्लैक्स हैं उनका ये है कि हमें इनसे छीन के दो, हमारे पास कोई जमीन नहीं, हमें जमीन चाहिए। अब जमीन कहीं और से तो आएगी नहीं, सारी जमीन इन्होंने ही ले रखी है। तो क्या तरीका ऐसा हो कि बीच का कुछ रास्ता निकले। तो ये सब के लिए सेटलमेंट चाहिए कि एक रिटन फॉर्म में सबकी सहमति से एक संविधान बने। चुनाव कैसे होंगे, चुनाव होने के बाद जो सरकार बनेगी, सरकार की पावर्स क्या हैं, सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, और जो डिसाइड हो जाए पूरा देश उसी हिसाब से आगे चले। तो इन सब के चलते फिर ये चीज होती है कि संविधान नाम की एक चीज की हमें जरूरत पड़ती है, कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे सबकी सर्वसम्मति से, सहमति से काम हुआ हो और पूरा देश इसी से चले। और जिन लोगों ने बनाया है इनके मरने के बाद अगली जो पीढ़ियां हैं वो उनके पास भी एक सेट सिस्टम रहे, पहले से पता हो किसकी क्या पावर्स हैं,
क्या काम होना है, तो ये किसके अंडर आता है। तो ये अलग अलग सब चीजें, इन सब के चलते इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। रिटन फॉर्म में हर चीज डिसाइडेड हो कि सरकार की क्या पावर्स है, क्या लिमिटेशंस है, नागरिकों के क्या हक अधिकार हैं और क्या किस तरीके से होगा, बहुत सारे सिस्टम्स। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला, तो ये पूरा साउथ अफ्रीका की कहानी थी और यहां से हमें आइडिया लगता है कि क्या एक्चुअली सीन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्यों संविधान की जरूरत है। तो यहाँ पे इनको रॉबिन आइलैंड्स, ये जो हमें लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे इनको रखा गया था 28 साल इस जेल में। और फ्री मंडेला मूवमेंट, वोट्स फॉर ऑल, इक्वल पे फॉर ऑल, बॉयकॉट अपार्थाइड, और ये दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं है। तो अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अपार्थाइड इस सिस्टम को कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम को, जो व्हाइट यूरोपियंस ने लगाया था ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में, फॉर यूरोपियन चिल्ड्रन ओनली। और ये वाली चीज कि व्हाइट रेजीम जब हटती है तो फिर संविधान की जरूरत है। 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आते हैं, एक नया झंडा डिसाइड किया जाता है साउथ अफ्रीका का और एक न्यू डेमोक्रेसी बन के आती है। और इसके वीडियोस पढ़ें, क्योंकि बहुत हाल की ही बात है, तो इसके सारे वीडियोस पढ़ें। नेल्सन मंडेला किस तरीके से प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या स्पीच देते हैं, पूरी दुनिया की निगाहें थी कि जिस टाइम ये हो रहा था, और इस टाइम तक आते आते टेलीविजन और ये सब चीजें हो गई थी, तो बहुत टेलीवाइज्ड इवेंट था ये। और इनका ये कहना था कि कुछ भी हो, हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, कि इतिहास में जो लोग दुश्मन रहे हैं ये कामयाब हुए हैं एक शांति से ये ट्रांजिशन करने के लिए, कि अपार्थाइड से हम डेमोक्रेसी में आए। और ये हमेशा शांति का संदेश देते थे कि हमें सब काम शांति से करना, और इसी वजह से इन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंस पे ही रहे जितना गांधी जैसे रहते थे। ये ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने भी वायलेंस को पूरी तरीके से इनकार नहीं किया। इनका ये कहना था जब इतना बुरा करोगे तो आदमी रिटेलिएट उसी भाषा में करेगा जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जनरल तौर पे ये नॉन वायलेंस को कहते थे। और जेल से आने के बाद खास तौर पे जब ब्लैक्स के पास पावर आई, उस टाइम पे इन्होंने ये खून खराबा नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ा इनका रोल है कि सब शांति से रहा। ठीक है, तो ये संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो संविधान एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है जो कि इस रिलेशनशिप को दिखाता है कि नागरिकों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, नागरिकों का सरकार के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, और इस सब के चलते फायदा क्या क्या होता है। अगर हम देखें द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान से एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनता है, एक भरोसा आता है, एक कोऑर्डिनेशन बनता है अलग अलग तरह के लोगों के बीच में। ये संविधान ये भी बताता है कि सरकार किस तरीके से चुनी जाएगी, सरकार कैसे बनेगी और किसकी क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सरकार की लिमिट्स को तय करता है, लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार क्या नहीं कर सकती है। और ये संविधान बेसिकली दिखाता है एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि हमें कैसे एक बेहतर समाज बनाना है, तो बेहतर समाज की कल्पना क्या है। तो इन सब के चलते संविधान की जरूरत होती है। तो हमने ये साउथ अफ्रीका का केस देखा एंड संविधान की जरूरत क्यों होती है ये हमने देखा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसको लाइन बाय लाइन थोड़ा बहुत, ये साउथ अफ्रीका का थोड़ा लाइन बाय लाइन ये कल देखेंगे, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।